राधे राधे प्रिय दर्शकों। माँ, सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ। बच्चे को संभालना, स्कूल भेजना, उसको स्कूल से लेने जाना, दीपक के लिए टिफिन बनाना, सुबह शाम दीपक के काम करना। ऊपर से मेरे सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। गांव में थे तो थोड़ा उनसे तो फ्री थी, लेकिन 4 महीने हो गया है जब से आए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल्पना अपने कमरे में बैठी हुई अपनी माँ से फोन पर यह बातें कह रही थी। उधर से कल्पना की माँ ने कहा, अरे बेटी, तू ही घर का काम क्यों करती है? अच्छी खासी चंगी तो है तेरी सास, सारे काम अपनी सास को दे दिया कर। यह बातें सावित्री जी अपनी बहू की सुन लेती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं कि बहू का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, फिर भी ये अपनी माँ से ऐसी बातें कर रही है। हुआ ये था कि 4 महीने पहले सावित्री जी के पति कैलाश नाथ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वैसे तो वह गांव में ही रहती थी, लेकिन पति की तबीयत खराब होने की वजह से शहर में दवा करवाने के लिए आ गई थी। दवाइयों की वजह से सावित्री जी को अपने बेटे दीपक के घर में ही रुकना पड़ा, क्योंकि दवाइयों का डोज कुछ 6 महीने का था। लेकिन इन 6 महीनों में कल्पना को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सास ससुर मेरी जिंदगी ही बर्बाद करने आए हुए हैं। वैसे तो सावित्री जी के दोनों घुटनों और कमर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन वह बहू पर बोझ नहीं बनती थी। किचन का सारा काम संभालती थी, सुबह शाम का खाना खुद ही बना देती थी। कल्पना ज्यादा समय फोन पर ही बिताती थी और बताने को वह अपनी माँ और अपने पति दीपक से यही कहती थी कि घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। दीपक के साथ मीठी मीठी बातें करके दीपक का दिल अपने कब्जे में कर ली थी। एक दिन दीपक की तबीयत खराब हो गई थी तो कल्पना ने बताया ही नहीं। सारी रात दीपक के साथ उसके कमरे में ही उसकी सेवा करती रही। सेवा मानो तो उसके साथ जागती रही। जानबूझकर कल्पना ने नहीं बताया कि यदि मैं बताऊंगी तो माँ हमारे साथ रहेगी, फिर माँ के प्रति भी सहानुभूति हो जाएगी। वह सारी हदें पार कर चुकी थी। दीपक और उसके माता पिता के बीच बने लगाव को तोड़ने के लिए, और कल्पना इस काम में कामयाब भी हो चुकी थी। एक दिन कैलाश नाथ जी ने कहा, दीपक, मुझे लेके चलो, डॉक्टर को कुछ ब्लड टेस्ट और एक्सरे दिखाना है। तो दीपक गुस्से में आकर बोला, बाबूजी, 4 महीने से हो गया आपकी दवाइयां करवा करवा के मैं परेशान हूँ। तो कैलाश नाथ जी ने कहा, बेटा, मैं तो पैसे दे रहा हूँ ना, मैंने तुमसे आज तक एक पैसे नहीं लिया। जितना भी दवाइयां करवाई है तो सबकी सब पैसे मैं दे रहा हूँ। बस तुम मुझे अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ देना और तुम ऑफिस चले जाना। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऑफिस जाने के लिए पहले से ही लेट हो गया है। तो वही कल्पना अपने कमरे से साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए निकली और बोली, अरे सुनते हो, मुझे भी साथ में आना है, 2 मिनट रुको जरा, मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देना। तो दीपक ने कहा, हाँ, मैं कार के पास रुकता हूँ, तुम जल्दी से आओ। कैलाश नाथ जी अपने बेटे का मुंह देखते ही रह गए। वह अपनी पत्नी कल्पना को लेकर चला गया। इधर दोनों पति पत्नी सावित्री जी और कैलाश नाथ जी एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। सावित्री जी ने कहा, आप रुको, हम दोनों रिक्शा से ही चलते हैं। फिर सावित्री जी एक थैले में उनका रिपोर्ट और एक्सरे लेकर निकली और रोड पर धीरे धीरे चलने लगे। तभी उन्हें एक रिक्शा वाला पीछे से ही देखकर रुक गया। उसने सावित्री जी को लगड़ाता हुआ देख बोला, माँ जी, आपको कहीं जाना है क्या? हाँ बेटा, मुझे हॉस्पिटल तक जाना है। तो फिर सावित्री जी और कैलाश नाथ जी रिक्शे से हॉस्पिटल गए। रिक्शा वाला ने कहा, आप लोगों को यहाँ कितना समय लगेगा? मैं वापिस उसी एरिया में जाऊंगा, क्योंकि मेरा वही घर है, लंच टाइम हो रहा है। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा, हॉस्पिटल के अंदर कितना समय लग सकता है वो तो हम नहीं बता सकते,
रिक्शा वाला एक बहुत ही भलमानुस इंसान था। उसने कहा, मैं आप लोगों का यहीं इंतजार करता हूँ। अब दोपहर हो चुकी है, धूप बहुत तेज है। आप दोनों इस तरह से अकेले कैसे जाएंगे और लंच टाइम में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है। सावित्री जी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अंदर चली गई। भगवान की कृपा से जल्दी ही उनका रिपोर्ट डॉक्टर ने देख लिया और सावित्री जी फिर उसी रिक्शे से आई। रिक्शे वाले को उन्हें पैसे ज्यादा देना चाहा तो रिक्शे वाले ने कहा, नहीं माँ बाबूजी, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसीलिए मुझे दूसरों के माता पिता को देखकर बड़ी हमदर्दी होती है और मैंने इसीलिए आप लोगों को अपना समझकर अपने रिक्शे में छोड़ा और इंतजार किया। अगर पेट का सवाल नहीं होता तो मैं आप लोगों से रिक्शे का भाड़ा भी नहीं लेता। सावित्री जी लाख लाख दुआएं देती हुई उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती हुई घर के अंदर आ गई। आज तो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कल्पना ने अपने नेल सुधरवाए थे, इसीलिए उसने अभी भी किचन में खाना नहीं बनाया था। उसने आते ही सावित्री जी को चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ जी, आपको पता था ना कि मैं ब्यूटी पार्लर गई हूँ, तो फिर आप हॉस्पिटल चली गई। घर का खाना पड़ा था, अब कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल मुझे किटी पार्टी जाना है। अगर मैंने किचन में काम कर दिया तो मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, फिर हजारों रुपए खर्च करने का क्या फायदा। सावित्री जी बहुत थक चुकी थी। उनके कमर और घुटनों का दर्द और अभी तक सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया था, इसीलिए उनका तो शरीर नहीं कह रहा था कि वह किचन में काम करें। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है बहू, तुम अपने नेल का ध्यान रखो, मैं ही खाना बनाऊंगी। तो कल्पना बोली, माँ जी आप ताने बहुत मारती हैं, आप सीधे से ही काम क्यों नहीं कर लेती। सावित्री जी किचन में खाना बनाई, अपने पति को दी, फिर उनको दवाइयाँ खिलाई। शाम को जब दीपक घर वापस आया तो कल्पना ने फिर से शुरू कर दिया, इस समय पर आपकी माँ बहुत ताने मारती है। मैं ब्यूटी पार्लर क्या चली गई कि आपकी माँ घर में झगड़ा तैयार कर दी। उन्हें इतनी जलन क्यों होती है मुझसे। तो सावित्री जी ने कहा, अरे कल्पना, मुझे तुमसे क्यों जलन होगी बहू। अरे मैं तो तुमको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और मैंने खुशी मन से ही खाना बनाया था। किसी तरह से दिन बीतता रहा। एक दिन फोन आया कि कैलाश नाथ जी का गांव से एक पड़ोसी मित्र आ रहे हैं। तो कैलाश नाथ जी अपने पड़ोसी मित्र का नाम सुनते ही खुश हो गए और कहने लगे कि घर में कुछ मेरे मित्र के लिए खाना पीना और नाश्ते का अच्छी से व्यवस्था करना। सावित्री जी ने अपने बहू से कह दिया, बहू, जो भी चीजें होंगी तुम दीपक से मंगवा लो। मेरे पति के जो मित्र हैं वह बहुत ही अच्छे हैं। उनका और हमारे घर में एक परिवार के जैसा संबंध है। अगर वो एक दो दिन रुक भी गए तो तकलीफ मत समझना और जो भी खर्च लगेगा मैं दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे मंगवाना है तो तुम दीपक से मंगवा दो। इतनी में कल्पना चिढ़ गई, अरे आप लोग क्या कम थे माँ बाबूजी, जो अब आपके गांव वाले भी आकर रुकेंगे यहाँ। ये तो हद हो गई। और फिर उनके मनपसंद की चीजें मैं बनाने खवाने वाली नहीं हूँ, आप अपने गांव वालों को बनाकर खिलाना। अरे ऐसे तो मेरी बहुत सहेलियां, मेरे बहुत से पड़ोसी हैं, मैं सबको बुलाने लगी ना तो आपकी अकल ठिकाने लग जाएगी। आज मेरा किटी पार्टी है, मैंने कल ही बताया था, इसीलिए मैं कुछ नहीं करने वाली। कल्पना तो अपने सहेलियों के साथ किटी पार्टी चली गई और सामान लाने में दीपक भी कोई मदद नहीं किया। सावित्री जी ही थैला उठाई और बाजार गई, वहां से कुछ सामान लेकर आई और फिर उन्हीं सामानों से वह अपने पति के पड़ोसी मित्र के लिए खाना बनाने लगी, उनकी पसंद की चीजें बनाई। इतने में कल्पना भी आ गई। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो कल्पना भी वहीं ऊंची हील की सैंडल खटर पिटर पहने आ गई। यह सब देखकर कैलाश नाथ जी के दोस्त आश्चर्य में पड़ गए। बहू तो बाहर से आ रही है,
इसका मतलब घर का सारा काम भाभी जी ही की होंगी। तो फिर वह बोल उठे, भाभी जी, बहू आपका ध्यान रखती है कि नहीं? आपका बेटा आपका ध्यान रखता है कि नहीं? अरे बेटा दीपक, तू नहीं जानता, तेरे माता पिता ने तेरे लिए कितना समर्पण किया है, कितना मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, शहर में मकान खरीदा और तुझे जीने के लिए एक अच्छा इंसान बनाया। तू अपने माता पिता का एहसान इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता। तो यह बात सुनकर कल्पना भड़क गई। हाँ, तो इसमें कौन सा नया कर दिया है? सबके माता पिता यही करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में कोशिश करते हैं। तो क्या ये दुनिया के अकेले माता पिता हैं जो पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा किया है? कल्पना की बातें सुनकर दीपक भी हाँ में हाँ शुरू हो गया। ठीक ही तो कह रही है कल्पना, जब देखो परवरिश की बातें, परवरिश की बातें। अरे मैं सुन सुन के परेशान हो गया हूँ। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वह पीछे की साइड में नजर करते हुए अपने आंखों को पोंछा और कहने लगे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा बेटा और हमारी बहू तो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। फिर दीपक ने कहा, रहने दो माँ, मैं सब जानता हूँ। अपने पड़ोस में तुम ही ये सब बातें फैलाती रहती हो कि मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता, तभी तो आज पड़ोसियों के मुंह खुलने में भी जरा देरी नहीं, मेरे ही घर पर आकर मुझे सुनाते हैं। इस तरह से दीपक की बातें सुनकर कैलाशनाथ जी का दोस्त भी हक्का बक्का रह गए कि कैलाशनाथ जी ने क्या किया है इस लड़के के लिए, और यह लड़का बड़ा होकर ऐसा निकला। फिर तो आज दीपक चुप रहने वाला नहीं था। अरे तुम लोग मेरे लिए किए क्या हो? मेरी पत्नी मेरे तबीयत खराब होने पर सारी रात मेरे साथ जागती रही, मेरे पैर दबाती रही, मेरे शरीर में दर्द था तो उसने मलहम लगा लगा कर सारी रात मालिश किया, तब जाके मैं सो पाया हूँ। और तुम लोग अपने कमरे में खर्राटे लेकर घोड़े बेचकर सो रहे थे, पूछने भी नहीं आए कि दीपक कैसा है, और हमदर्दी की बात करते हो। अरे आज अगर मेरी पत्नी नहीं होती तो शायद मैं उस दिन की बीमारी में बच ही नहीं पाता। सावित्री जी अवाक रह गई। कल की आई बहू एक दिन बेटे की सेवा क्या कर दी कि यह हम दोनों को तो अपना पराया ही समझने लगा। सावित्री जी ने कहा, दीपक तुम्हारा कमरा बंद होता है, फिर बहू बेटे के बंद कमरे में सास ससुर का जाना उचित नहीं है। तुमने एक शब्द भी मुझे नहीं बताया कि मेरी तबीयत खराब है, तो फिर मुझे कैसे पता चले? अरे रहने दो माँ, बातें मत बनाओ, यह तो एक बहाना है तुम लोगों को यहाँ शहर में आकर मुझे जन्म देने का और मुझे पढ़ाने लिखाने का एहसान जो निकालना था मुझसे, इसीलिए तो यहाँ 4 महीने से आकर हमारे साथ रुके हुए हो, वरना घर में क्या कमी थी? वहां से भी गाड़ी वाहन सुविधाएं यहाँ आती है, आकर दवाइयां लेते और चले जाते। दोनों पति पत्नी यहाँ आकर टिके हो। हम अपना मन से ना खा पा रहे, ना मन से अपनी जिंदगी गुजार रहे, ऊपर से पड़ोसियों को भी बुलाने लगे। हद हो गई। अरे दवाइयां ही करवानी थी तो गांव से भी आकर तुम लोग दवा करवा के जा सकते थे। क्या जरूरत है कि हम लोगों को यहाँ परेशान करने को ही रुको? अरे तुम्हें तो अपना एहसान निकालना है ना, मुझे जन्म जो दिया है, मुझे पढ़ा लिखा कर तैयार जो किया है। इतनी बातें सुनते ही सावित्री जी और कैलाशनाथ जी अपना सर पकड़कर क्रोध के मारे वहीं बैठ गए। कैलाशनाथ जी का तो मुंह खुलने ही वाला था कि वह सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर कह दे, रो रो कर बेटे से कह दे, लेकिन सावित्री जी ने उन्हें रोक दिया। बिल्कुल नहीं, मुंह मत खोलना, चलो यहाँ से। फिर सावित्री जी अपना सामान पैक की और अपने पति के साथ अपने गांव के लिए वापस चली गईं। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है अपने ही गांव में दो रूखी सूखी खाएंगे और वहीं मर जाएंगे, यह कहकर वह चली गई। दोनों रात तक अपने घर पहुंच गए। सारे रास्ते दोनों पति पत्नी अपनी किस्मत पर रोते रहे।
कैलाशनाथ जी का रो रो कर बुरा हाल था। सावित्री जी ने मुंह नहीं खोलने दिया। कह दिया कि अपने जीते जी हम अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। हमने जो त्याग किया है उसे हम खोने नहीं देंगे। बस दीपक हमारा बेटा है, हम इतना ही जानते हैं। घर में कैलाशनाथ जी की तबीयत बिगड़ती गई। सावित्री जी ने उन्हें रात को दवाइयां और खाना दिया। कैलाशनाथ जी दवाइयां खाकर सो गए। सुबह सावित्री जी जल्दी उठकर बंद घर की सफाई करने लगी। फिर जब सूरज चढ़ने लगा, धूप की किरणें आने लगी, तो सावित्री जी कैलाशनाथ जी को जगाते हुए बोले, अरे उठो जी, गांव में आज बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह की धूप ले लो। लेकिन उनकी बात सुनकर कैलाशनाथ जी नहीं उठे। तो पहले सावित्री जी झाड़ू मारते हुए 2-3 बार बाहर से ही आवाज दी। फिर जब वह कमरे में जाकर उन्हें जगाने लगे, अरे कितना आवाज दे रही हूँ और आप हो कि उठते ही नहीं हो। चलो सुबह सुबह की धूप ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैलाशनाथ जी का हाथ पकड़ा तो उनका हाथ लूज हो पड़ चुका था। उन्होंने हाथ छोड़ा कि धप से बिस्तर पर हाथ गिर गया। सावित्री जी चिल्लाकर वहीं बैठ गईं। अरे ये क्या हुआ, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। सावित्री जी के मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकल पड़ी और वह भी वहीं अपने पति के सीने में सिर रखकर चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद उनकी चीख सुनकर जब पड़ोसी इकट्ठा हो गए, वह सावित्री जी को उठाकर एक साइड में किए तो सावित्री जी की भी जान निकल चुकी थी। दोनों पति पत्नी एक ही साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब दीपक को पता चला तो वह भी बेमन अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंच गया। फिर उसने सामाजिक तौर पर दाह संस्कार, तेरबी जैसे रस्मों को निभाने के बाद उसने उस घर को बेचने के लिए मुखिया के पास पहुंच गया। जैसे ही कैलाशनाथ जी के परम मित्र को पता चला कि यह घर दीपक बेच रहा है, तो वह उसके घर तुरंत पहुंच गए और कहने लगे, बेटा यह तुम्हारे पिता की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है। लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। तो फिर उन्होंने फिर से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। दीपक ने कहा, चाचा जी हमें कुछ नहीं सुनना। हमने तय कर लिया है कि यह घर बेचकर और हम शहर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ आएंगे ही नहीं तो इस घर का क्या करेंगे। अरे मेरी बात तो सुन दीपक, पहले घर बेचने से पहले तू एक बार जा, जो तेरे पिताजी के कमरे में अलमारी है तू उसे खोल और याद कर, तेरे पिताजी आज तक उस अलमारी में हाथ क्यों नहीं लगाने दिए। दीपक ने भी सोचा, अरे हाँ, कौन सा ऐसा खजाना छुपा कर रखा है माँ बाबूजी ने, जो मुझे आज तक नहीं दिया और ना ही मुझे उसमें कभी हाथ लगाने दिया। उसने जल्दी से जाकर उस अलमारी को खोला तो उसमें एक फाइल में लिपटा हुआ कुछ पेपर मिला। तो वह पेपर को लेकर अपने वही पिताजी के दोस्त यानी अंकल के पास आकर वह पेपर खोलने लगा। उसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी गले की आवाज रूंधने लगी। उसने रूंधे हुए स्वर में कहा, कल्पना जल्दी आओ, देख इसको। कल्पना ने जैसे ही पेपर को पढ़ा, उसके हाथ से पेपर सरक कर नीचे गिर गया। अब तो दीपक वहीं सर पकड़कर बैठ गया और अपने चाचा जी के गले लगकर रोने लगा। चाचा जी, जब आपको पता था कि माँ बाबूजी ने मुझे गोद लिया है, माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, अरे लेकिन माँ ने इतना बड़ा फर्ज निभाया। कोई माँ इतना अपने बेटे को प्यार नहीं करती जितना मेरी माँ ने किया, जबकि मुझे माँ ने जन्म नहीं दिया था। मैं कितना बड़ा बेईमान औलाद निकला। मैंने तो अपना फर्ज नहीं निभाया। चाचा जी, आप कभी एक शब्द बताए क्यों नहीं? मेरे गालों में थप्पड़ मारकर मुझे बोले क्यों नहीं कि अरे नालायक, जिस पिता ने तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर आज इतनी बड़ी दुनिया में पहुंचा दिया है,
इतने बड़े मुकाम तक तू है, तो उसी पिता का तू अपमान कर रहा है। यदि आज मैं उसी अनाथ आश्रम में पड़ा होता, तो ना जाने कहाँ भीख मांगता। चाचा जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आज मेरी गलती की वजह से मेरे माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक फूट फूट कर रोया। इतना रोया कि जितना उसने अपने माता पिता को रुलाया था, उससे कहीं ज्यादा आज वह रोया। उसे अपनी आत्मग्लानि के आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी पत्नी भी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो दीपक। मैंने तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अलग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे भी ये पता नहीं था कि तुम्हारे माता पिता तुम पर एहसान करके तुम्हें इतना सब कुछ दिए हैं। माँ, मुझे तो यही लग रहा था कि माँ मुझसे प्यार ही नहीं करती, लेकिन मैं बहुत गलत हूँ। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। आज दोनों पति पत्नी को इतनी ज्यादा आत्मग्लानि हो रही थी। दीपक तो अब सुबह से कुछ खाया नहीं। वह अपने माता पिता के फोटो के पास बैठा हुआ रोते रोते दोपहर हो गई थी, माफी मांगे जा रहा था। वहीं कुर्सी पर बैठे झपके से उसकी आंख लग गई, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा और कहा, बेटा, आत्मग्लानि से तुम्हारे सारे पाप धुल गए। काश तुम जिंदा ही इतनी कदर कर लिए होते। लेकिन अब तुम्हारा इस तरह से आत्मग्लानि देखकर मेरा कलेजा भी पसीज रहा है। इतना मत रो मेरे लाल, उठ जा। सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है। मैंने तुम्हें माफ किया। तो फिर अचानक से दीपक की आंखें खुली और इधर उधर वह देखने लगा। उसे लगा कि माँ उसके सिर पर हाथ रखकर उसे इस तरह से कह रही थी। फिर वह दौड़ा बाहर निकला। माँ, तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जब दीपक अंदर आया, तो उसने महसूस किया कि इसी तरह से माँ मुझे मेरे सिर पर हाथ फेरा करती थी और कहती थी, उठ जा, खा ले मेरे लाल। दीपक और भी खूब रोया और फिर उस घर को बेचने का फैसला बदल दिया। उसी घर में दीपक ने एक वृद्धा आश्रम बनवा दिया, जिसका नाम उसने सावित्री जी वृद्धा आश्रम रखवा दिया। दीपक के इस नेक काम को देखकर कई संस्थाओं ने उसके माताजी के नाम पर बने वृद्धा आश्रम को दान किया। दीपक से जो भी बचता, वह अपनी हैसियत के अनुसार आए दिन उस वृद्धा आश्रम में दान करता रहता। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।